हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपकी खुशी दुबे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि IRC2 फिजिक्स के लिए है, सेमेस्टर 2 BBMQ सेशन 22 से 26 का। तो उसमें हम लोग बात करेंगे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, 1, 2, 3, 4 सारा यूट्यूब के चैनल पे हमारे अपलोडेड है। आप लोग जाइए वहाँ से क्वेश्चन देखिए, सारा बहुत किस तरीके से लिखना है, क्या करना है, वो सारा चीज़ हम वहाँ पे बता दिए हैं। देखिए, भले ही आपका क्वेश्चंस जो है वो 11, 12 टॉपिक से रिलेट करता है, बट वहाँ पे हम बताए हैं कि किस अकॉर्डिंग और क्या आपको लिखना है और सारी चीज़ों को बहुत प्रॉपर वे में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वहाँ पे वो चीज़ आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चारों क्वेश्चन हमारे चैनल पे अपलोडेड है केडी क्लासेस पर। आप हमारे चैनल पे आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए। याद रहे कि आपके कमेंट ही आगे की वीडियो को प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो जैसे आप कमेंट करते हो हम समझ जाएंगे बच्चे को जरूरत है, तो फिर हम उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्योंकि आपके लिए वीडियो बन रहा है ना, तो आपको नीड होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि सेमेस्टर 2 आप देख रहे हैं IRC2 फिजिक्स के लिए, सेशन 22 से 26 तक का। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या पढ़ना है, आप न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़े हैं ना, इसीलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में न्यूटन्स लॉ के बारे में बताए थे। न्यूटन्स कितने लॉ दिए थे अगर हम आपसे पूछे, तो आप कहिएगा मैम न्यूटन्स ने 3 लॉ दिया था। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई भी बॉडी है जिसपे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, वॉट एवर द बॉडी यू हैव टू टेकन, आप कोई भी बॉडी लिए हो उससे मैटर नहीं करता है। अगर वो बॉडी रेस्ट में है, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा। दैट मीन्स अगर हम एग्जांपल एक लेके चले यहाँ पे, तो अगर कोई यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम रख दिए कहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट्स हम रख दिए सपोज कीजिए कोई गाड़ी पे, ठीक है, कोई गाड़ी में रख दिए इसको हम, और ये गाड़ी चल रहा है बट ये ऑब्जेक्ट वैसे ही है। जैसे कि कचरा वाला डब्बा देखे ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल वाला डब्बा, तो वो कचरा वाला डब्बा में आप क्या देखिएगा, ऐसा तो नहीं है ना कि गाड़ी के साथ साथ कचरा भी चलने लगता है, बाहर निकल के तो नहीं चलता है ना। हाँ, कहिएगा मैम गाड़ी के साथ तो चलता ही है, बिल्कुल चलता है, पर क्या वो कचरा मूव करता है? ध्यान से समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। सपोज अगर आप गाड़ी में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, हाँ हिलना डुलना वो अलग बात है, वो हम नहीं कह रहे हैं, बट क्या आप ट्रेन के एक बोगी से उतर के दूसरे ट्रेन पे, चलती ट्रेन से उतर के चल जाते हो क्या? ट्रेन के साथ साथ आप भी उतर के चलने लगते हो? नहीं ना। मीन्स क्या कि आप रेस्ट में हो, तो दैट मीन यू आर इन रेस्ट। मैटर ये नहीं करता है कि आप किस मीडियम के थ्रू जा रहे हो, वो मीडियम मोशन में है कि नहीं है, रेस्ट में है कि नहीं है, वो मैटर नहीं करता। आप रेस्ट में हो तो दैट मीन यू आर इन रेस्ट, आप मोशन में हो दैट मीन यू आर इन मोशन। अगर आप गाड़ी में चल रहे हो, अगर आप चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, चाहे कहीं भी चल रहे हो, तो क्या आपके साथ साथ रोड भी दौड़ने लगता है? आप कभी देखिए एग्जाम्पल क्या, कि हम लोग गाड़ी वगैरह में बैठे रहते हैं, तो हम बस वगैरह में बैठते हैं, तो आप कभी देखिएगा बस हो ट्रेन हो, हम लोग जब चलते रहते हैं ना, गाड़ी जब चलती है आगे की ओर, तो बाकी सारी चीजें पीछे छूटते जाती है, और जब हम लोग पीछे की ओर जाते हैं तो सारी चीजें हमसे आगे बढ़ते चली जाती है। क्यों? ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही होता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि सारी चीजें अपनी जगह पर है, हम लोग आगे पीछे हो रहे हैं, तो दैट मीन व्हाट, कि हम लोग रेस्ट में है, हमारा जिस मीडियम से हम जा रहे हैं दैट वो मीडियम हमारा किस में है, मोशन में है। तो मैटर यहाँ पे मोशन उस पे नहीं है, आपकी मीडियम मोशन में वो बात नहीं हो रही। आप रेस्ट में हो ना, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होना चाहिए तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट मोशन में रहना चाहिए तो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहना चाहिए। इसी के ऊपर न्यूटन ने लॉ दिया था, और उन्होंने कहा था कि आप कितना भी देर तक आप ऑब्जेक्ट को इधर से उधर दौड़ा लो, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। जस्ट लाइक देखते हैं हम लोग कहीं जाते हैं तो ट्रेन में बैठे रहते हैं, तो कितना भी दूर ट्रेन में चले जाए, बट ऐसा होता है क्या कि ट्रेन से उतर जाते हैं हम लोग, ट्रेन भी चल रहा है, हम भी साइड से दौड़ रहे हैं, ऐसा होता है क्या? क्या मजाक कर रहे हैं मैम, यही आप लोग सोच रहे होंगे, तो वैसा नहीं होता है। तो इसीलिए क्या है कि आप कितने भी ट्रेन में आगे तक बढ़ जाओ, कितने ट्रेन में आप आगे तक बढ़ जाओ ऑब्जेक्ट के साथ, वो क्या होता है, तो वो क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है बट आप नहीं बढ़ रहे हो, आप उसी जगह पे हो। तो दैट मीन व्हाट, कि कुछ भी आप कर लीजिए, कितना भी मान लीजिए, हम मान लिए ऑब्जेक्ट एक जगह गया तो उसको मान लेते हैं F1, फिर दूसरे जगह गया उसको मान लेते हैं F2, फिर तीसरे जगह गया उसको मान लेते हैं F3। इसी तरीके से स्टूडेंट्स बहुत सारा है, मान लेते हैं इन्फिनिटी टर्म तक गया, वो सारा टर्म कहता है फोर्स कि आप कितना भी दूर तक चल जाइए, लास्ट में अगर हम बॉडी से पूछेंगे कि बॉडी बताओ तुम कितना चले, तो हम बोलेंगे हम तो नहीं चले, चला ट्रेन इतना किलोमीटर, ट्रेन इतना मीटर पर सेकंड के स्पीड से चला, ट्रेन ही सब कुछ चला। दैट मीन हमारा बॉडी का, हमारा ऑब्जेक्ट का जो भी पर से ये होगा जो कितना वो चला, तो दैट मीन वो कितना चला, तो 0 चला।
मीन्स व्हाट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, मतलब जितना भी आप फोर्स, नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल फोर्स, सिर्फ एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स नहीं, टोटल फोर्स हमारा कितना आएगा, जीरो आएगा। दैट इज व्हाट, दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगा सकते हो, सपोज करिए ये है, हम इस पे आके फोर्स लगा दिए, हम उसको इतना दूर तक फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा ये एक्सेलरेट करेगा। जस्ट लाइक गाड़ी का ये हैंडल पे रहता है ना एक्सेलरेशन, हम जितना ज्यादा फोर्स लगा के उसको घुमाएंगे उतना ज्यादा वो एक्सेलरेट करेगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि आप किसी भी चीज पे, जस्ट लाइक एग्जाम्पल पेन को लेते हैं, हम इस पेन को ऐसे पकड़े हुए तो नॉर्मल ये रेस्ट पे, ठीक है, हम इस पेन को जोर से चला देते हैं, जोर से चला कर फेंकते हैं, अगर धीरे से फेंकेंगे तो हो सके यहीं पे गिर गया, लेकिन अगर हम इस पेन को जोर से चला के फेंके तो दैट मीन व्हाट, दैट मीन जितना जोर से फेंकेंगे उतना ज्यादा डिस्टेंस पे ये पेन जाके गिरेगा। दैट मीन व्हाट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक चीज तो समझ में आया मैम, आपने जैसा बताया कि हम फोर्स को जितना भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं वो उतना दूर तक आगे जाके एक्सेलरेट होगा, मतलब उतना ज्यादा वो स्पीड बढ़ेगा उसका। तो ये चीज तो क्लियर हुआ कि आपकी बातों से इतना समझ में आ रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। लेकिन हाँ, एक चीज और इसमें इंटर करता है, वो क्या इंटर करता है, मास। अगर मान लीजिए, ठीक है, हम पूरा दम लगा के आपको जोर से, मान लीजिए कोई मोटा आदमी है, हम उसको पूरा जोर से धक्का देंगे, हमको देख रहे हैं ना आप लोग, हम अगर किसी मोटा आदमी को सपोज धक्का देंगे, ठीक है, तो वो अगर वो तो है, उसको तो कुछ होने वाला है नहीं। दैट मीन वॉट कि मेरा फोर्स मास और मास पर भी डिपेंड करता है। अगर मास मेरे फोर्स के अकॉर्डिंग हुआ तभी जाके एक्सेलरेशन बढ़ेगा, मतलब अगर हम लगा रहे हैं फोर्स और उस पर मास पे इफेक्ट पड़ेगा तब ना वो एक्सेलरेट करेगा जी। अगर मोटा आदमी बैठा, हम उसको धक्का दे रहे, वो कुछ नहीं, वो शांति से खड़ा है, तो कहाँ से एक्सेलरेट करेगा। लेकिन वही पतला आदमी, मेरे जैसा आदमी, कोई एक फट मार दे, हम लोग उधिया जाएंगे। तो दैट मीन्स व्हाट, क्या वहां पे क्या हो रहा है, हम लोग उड़ जाएंगे। तो दैट मीन व्हाट कि फोर्स जो होता है वो मास और एक्सेलरेशन दोनों पे डिपेंड करता है। दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज dependent on mass into acceleration. If force is increased, then mass and acceleration will also increase. Clear है? अब बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की और चलते हैं, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में तो हम लोग सबको ही जानते होंगे। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि ईच एंड एवरी बॉडी हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दैट व्हाट, दैट ये कि अगर हम आपको एक चाटा मारेंगे तो आप गांधी जी की तरह दूसरा गाल हमको नहीं देंगे। सिंपल सी बात, हम एक चाटा हो सके आप उतना ही स्पीड से मुझे ही मारे, अच्छा तुम इतना जोर से मारा तो हम भी तुमको उतना ही जोर से मारेंगे। आई एम जस्ट किडिंग। देखिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप जितना भी फोर्स लगाओगे उतना ही इक्वल फोर्स आपके ऊपर जाएगा। जस्ट लाइक अगर आप कोई चीज को दीवार पे ऐसे मारिए, देखिए उतना ही स्पीड से आएगा। बॉल है, बॉल लीजिएगा, दीवार पे मारिएगा, उतना ही स्पीड से आएगा। मीन्स व्हाट, फोर्स लगा दिए, इक्वल फोर्स आ गया। जस्ट व्हाट कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल फोर्स एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उतना ही फोर्स से आएगा उतना ही फोर्स से जाएगा। ये हो गया न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ आपको समझ में आया कि जितना भी आप फोर्स लगा रहे हो वो पूरा फोर्स किसके बराबर होगा। हम लोग बात करेंगे, समझेंगे, डोंट वरी, परेशान नहीं होना। वो पूरा फोर्स बराबर होगा जितना भी आप ऑपोजिट फोर्स लगाए। चूंकि ये ऑपोजिट फोर्स है, डेट इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन। नेगेटिव का मतलब घटना नहीं होता है। यहाँ पे फिजिक्स में नेगेटिव का मीनिंग होता है ऑपोजिट। फिजिक्स का में नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है? ऑपोजिट। ऑपोजिट यहाँ पे ये डिनोट, ऑपोजिट का आपका कैलकुलेशन डिपेंड नहीं कर रहा है, याद रहे ये चीज। यहाँ पे एक साइन डोनेशन है नेगेटिव। यहाँ पे मैथ्स नहीं बना रहे कि ए बराबर माइनस ए हो गया, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं फोर्स बराबर माइनस एफ, मतलब ये हमारा फोर्स है। अगर ये फोर्स हम लगा रहे हैं, मान लेते हैं, और ये ऑपोजिट फोर्स आ रहा है, दैट मीन नेगेटिव आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है ना, पीछे की ओर आना है, तो दैट इज ऑपोजिट। क्लियर है? ये हमारा एक रूल है थर्ड का। तो चलिए इसी के ऊपर बात करेंगे हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे इस पर काम करता है, उसको हम लोग थोड़ा समझेंगे, ठीक है। जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चलिए देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है। कंजर्वेशन का मतलब धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। ये किस तरीके से, एक ऐसे समझ के चलिए, बस एक ये नाम है,
बस इतना समझिए कि बस ये नाम है, आपको कैसे क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सिर्फ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप जितना भी कुछ भी काम कर रहे हैं, मीन्स जितना भी आप किसी चीज पे एनर्जी लगा रहे हो या फोर्स लगा रहे हो, वो फोर्स क्या होगा, आपके जस्ट अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन में सेकेंड लॉ और आपका क्या कहते हैं उसको थर्ड लॉ, दोनों का यूज हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे इसमें काम कर रहा है और किस अकॉर्डिंग न्यूटन के थर्ड लॉ के हेल्प से लॉ ऑफ कंजर्वेशन को लीनियर मोमेंटम के तौर पे दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम बता दें कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसको लिखते चले जाइएगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग लिखिएगा। चलिए आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए तो। ठीक है, पहले हम लोग इसको देखते हैं। आप लोग, मेरे पास थोड़ा सा जगह की कमी है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मोमेंटम लिख देते हैं। ठीक है, अब ऐसे लिख दिए तो आप लोग को सही में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग क्या देखेंगे इसमें। ठीक है, इसका ढक्कन कहीं रख दिए हम। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको याद नहीं होगा कोई बात नहीं, रफ में लिख के रखें। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, क्या उसको देखना है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना? जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू M भी, P इंटू एम भी यही होता है। हाँ, P इक्वल टू एम भी, यहाँ पे M फॉर व्हाट, M फॉर मास एंड V फॉर वेलोसिटी। ध्यान से देखिए, P फॉर मोमेंटम, P फॉर मोमेंटम, मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, P इक्वल टू M इंटू V, दैट मीन व्हाट, मोमेंटम जो है हमारा मास इंटू वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मतलब बॉडी का मास कितना है और कितना स्पीड से वो चल रहा है, उस अकॉर्डिंग पता चलता है मोमेंटम। ठीक है, अब हम लोग अगर इस पे बात करेंगे कि मान के चलिए ये कोई गाड़ी है। ठीक है, ये भी कोई एक गाड़ी है, ध्यान से समझिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरह से थर्ड लॉ के हेल्प से बना है। ये कार ए है, ये कार बी है, ये कार ए है, ये कार बी है। ठीक है, मान लेते हैं इसको, ये कार ये एक रास्ते में चल रहा है, ये मेरा मान लीजिए लीनियर पाथ है, लीनियर पाथ है। ठीक है, मान लीजिए ये कार चल रहा है, ये भी कार पीछे से चल रहा है, अगर जहां इस कार का स्पीड थोड़ा सा भी कम हुआ तो क्या हो जाएगा, ये कार इसके साथ क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। मीन्स अगर ये पूरा स्पीड चल रहा है, ये भी पूरा स्पीड चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए सेकंड लॉ कैसे काम करेगा, ये पूरा स्पीड चल रहा है, अब ये भी पूरा स्पीड बढ़ने लगा, जैसे जैसे ये स्पीड बढ़ रहा है ये भी, मतलब क्या है, ये पाथ रुका हुआ है, ये बॉडी मोशन में, दैट मीन व्हाट, धीरे धीरे इसका एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है, मीन्स क्या, सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या बात होगा कि जैसे जब ये आपस में टकराएगा, तो जैसे टकराएगा तो अभी तो ये है बिफोर कोलाइजन, मतलब अभी टकराया नहीं है, कोलाइजन का मतलब होता है टकराना। जब टकरा जाएगा तो क्या हमारा रिजल्ट निकलेगा उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए सेकंड लॉ तो समझ में आया कि दोनों बॉडी अपना अपना स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो बढ़ रहा है, अब क्या हुआ कि जब ये अभी तक कोलाइड नहीं हुआ है, मतलब आपस में ये टकराया नहीं, ए और बी आपस में टकराया नहीं है, जब ये आपस में टकराएगा तो क्या होगा, टकराएगा तो क्या, मान लीजिए दो आदमी ऐसे टकराए, ढाक ऐसा फेंका गया ना, ऐसा फेंका गया ना दोनों पीछे की ओर, तो जब ये इससे टकराएगा तो क्या हमारा रिजल्ट निकलेगा, मान लेते हैं, क्योंकि हमको तो पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो उसको ध्यान से आप लोग यहाँ पे थोड़ा लिखिए। ठीक है, उसको ध्यान से आप लोग लिखिए थोड़ा। मोमेंटम को क्या लिखते हैं हम लोग,
मोमेंटम क्या पता है हमको, मास इंटू वेलोसिटी पता है ना, मास इंटू वेलोसिटी पता है। अब देखिए इसको रो से पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू एम इंटू भी। अब क्या हम आपसे कहेंगे कि इनिशियल कि मतलब मान लीजिए कार ए जो है हमारा, कार ए है ये कार बी है, इसका अपना वेलोसिटी होगा, इसका अपना मास होगा, इसका अपना वेलोसिटी होगा, इसका अपना मास होगा। तो जब ये कार अभी स्टार्ट हुआ है और जब ये कार थोड़ा आगे चला गया, मतलब दूसरा कार बन गया ये, क्योंकि अभी ये रेस्ट में है, तो इनिशियल बोलते हैं ना कि अभी जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कैसे कि अभी हम रेस्ट में है तो अभी कुछ नहीं, जब हम लोग आगे बढ़ गए तो हमारा कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, इनिशियल से कुछ ना कुछ वेलोसिटी हमारा ऑब्टेन्ड होगा, वहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी हमारा निकलेगा। दैट मीन अभी इसका मान के चलते अभी इसका यू है, इसका वेलोसिटी मेरा कितना हो जाएगा, मान लेते हैं भी हो जाता है। क्लियर है, क्या मान लेते हैं इसका मान लेते हैं, इसके लिए जो हम निकालेंगे तो इसके लिए मान लेते हैं P1 मान के चलते हैं, और इसके लिए क्या मान के चलेंगे, एंगुलर मोमेंटम P2। जब ये रेस्ट में है तब, जब ये मोशन में है तब, ठीक है। तो जब ये रेस्ट में है तब इसके लिए निकालेंगे तो mu हो जाएगा, और जब ये मोशन में निकला तो जब इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। क्योंकि ये रेस्ट में है तो दैट मीन इनिशियल इसका 0 होगा, ये आगे बढ़ा तो दैट मीन वेलोसिटी इसका कुछ ना कुछ निकलेगा, देखेंगे क्या निकलता है। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसी चीज को यहाँ पे जब लेके आएंगे स्टूडेंट्स तो हमारा क्या बनेगा, देखिए इसी चीज को हम यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये जब बॉडी रुका हुआ है इसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम है, कुछ ना कुछ इसका मास है, कुछ ना कुछ इसका इनिशियल स्टेट है। जब ये आगे बढ़ा तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा जिसको हम लोग P2 नाम दिए, कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे M2 दे देंगे, यहाँ पे M1 दे देंगे, ठीक है। अब इसको बढ़ते हैं आगे। इसको लिखते जाइएगा आप लोग, ठीक है। मेरे पास जगह का कमी है तो हम थोड़ा मिटार के लिख रहे हैं, आप लोग इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। याद रहे ये क्वेश्चन अकेले नहीं देगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को न्यूटन के लॉ के साथ देगा, ठीक है। और इसका नॉर्मल सा डिफिनेशन पूछेगा आपसे, तो आपको इतना इसको प्रूफ करके लिखना होगा। तो चलिए लिखिए m1 m2 बराबर m1 m2, इसका अपना u1 u2 v1 v2। हम क्या किए देखिए इसको ध्यान से ही आपको दिखाते। चलिए इसका कुछ मास है, मान लेते हैं m1 है इसका, ठीक है। इसका मास कितना, m1 मान के चलते, इसका ध्यान से समझिए हम क्या कर रहे हैं, m1 मान के चल रहे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा m2 है, क्लियर है, अभी कुछ नहीं किया हम, इसका m1 था। अब मान लिख के चलिए इसका कुछ ना कुछ इसका वैल्यू m2 होगा, इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम। अब जब हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए भी कुछ ना कुछ होगा, ध्यान से समझिएगा। कार ए के लिए निकाल रहे हैं, कार बी के लिए निकाल रहे हैं, ये आपका अलग फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम लोग कार ए के लिए निकाल रहे हैं, कार बी के लिए निकाल रहे हैं। ये हमारा कार ए है, ये मेरा कार बी है, इसके लिए यू निकलेगा, इसके लिए u1 m1 के लिए u1 होगा। ध्यान से समझिए, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, कंफ्यूज नहीं करिएगा आप लोग। जब हमारा कार ए, ऐसे समझ से आते हैं आपको, कार ए के लिए हमारा ये पूरा चीज, ये हमारा कार बी के लिए, ठीक है। तो u1 m2 के लिए क्या हो जाएगा, u2। अब हमारा इसके u2, ठीक है, क्लियर है। अब हम m1 में बढ़ेंगे यहाँ पे वापस से, तो v1, इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी v2। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट, तो m1 मल्टीप्लाई करके देखिए, आप लोग मल्टीप्लाई करिए, वी आर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स ऑनर्स। m1 v1 प्लस m1 v1 कहाँ से आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1। देखिए हम ऐसे ऊपर नीचे करके इसलिए लिखे ताकि आपको समझ में आएगा कि ये m1 u1 तब का है जब उसका इनिशियल स्टेट है, और ये m2 के लिए उसका इनिशियल स्टेट कार ए का। ये जब हमारा मास बात करेंगे v1 वेलोसिटी उसका कुछ ना कुछ होगा, उसका मान लेते हैं, और इसका हमारा v2 जब वो कुछ दूर तक मूव करेगा तब, ठीक है। आप यहाँ पे u1 u2 ना मान के u भी मान सकते हैं, यहाँ पे भी आप, फिर यहाँ पर तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बट आपको नीचे में दिखाना पड़ेगा, तो ये चीज मैंने किया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ये चीज को लिखें, यहाँ पे ये चीज को लिखें, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, अब देखिए यहाँ तक आप लोग जितना समझे ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या होता है हमारा F इक्वल टू माइनस एफ।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग फोर्स का वेक्टर क्वांटिटी करते हैं, दैट मीन व्हाट, जितना भी हम लोग फोर्स, देखिए किस तरीके से था, फर्स्ट लॉ भी ऐड हो गया, फर्स्ट लॉ से ही सेकंड यूज हुआ, सेकंड, फर्स्ट से सेकंड यहाँ पे आए, सेकंड से थर्ड भी बन गया। मतलब क्या कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अकेले नहीं बना है, इसमें हमारा न्यूटन का तीनों लॉ यूज हुआ है। मतलब क्या कि जब हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखेंगे तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो F बराबर हमारा -F आएगा। मतलब क्या कि ये वाला, ये तो हमको न्यूटन का फर्स्ट लॉ पता है कि कितना भी फोर्स हम लगा लें, क्या कि कितना भी फोर्स हम लोग लगा ले स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, उसका जो हमारा रिजल्टेंट है वो 0 ही आएगा। और उसी अकॉर्डिंग अगर हम लोग मैथ्स का सिंपल सा रूल देखेंगे तो अगर हमारा इस अकॉर्डिंग है तो F इक्वल टू -F ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम ऐसा लिख देंगे ना स्टूडेंट्स, जब हम ऐसा फॉर्म में लिख देंगे तो ये बन जाएगा न्यूटन का थर्ड लॉ। ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट लॉ है, इसको हम लोग अगर सिंपल सा सॉल्व करके ऐसा लिखेंगे तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ बन जाएगा। और न्यूटन का सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग इसका मास एंड एक्सेलरेशन में, मास और इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी में देख लिए अंतर। और न्यूटन का थर्ड लॉ यूज करके हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे फोर्स बराबर -F। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा फोर्स बराबर क्या होता है हमारा, मास इन चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। याद रहे फॉर्मूला, सारा आपको याद रखना है। फोर्स इक्वल टू चेंज, यहाँ पे फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम लिख लीजिए अगर नहीं याद है तो। फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, तो F इक्वल टू m1 v1 माइनस सारा u1 v1 को एक तरफ कर दिए, u2 v2 को एक तरफ कर दिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम अभी तो दिखाते हैं आप लोग को। जानते थे कि आप लोग को नहीं दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, ऐसे करते तो दिखेगा। चलिए अब दिख रहा है। अब देखिए टी नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद सिंपल सा m1 v1 का जो उसके बाद जैसा वेरिएबल है उस अकॉर्डिंग उसको एक तरफ कर दीजिए, ठीक है। अगर m1 v1 है तो उसको m2 v2 के साथ कर दीजिए, m2 u1 है तो उसको m2 u2 के साथ कर दीजिए। इस तरीके से आप कर दीजिएगा तो दोनों का वेरिएबल एक तरफ हो जाएगा और आपका कैलकुलेशन जो है प्योर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसी चीज को भी करने वाले हैं। चलिए देखिए हम यहाँ पे क्या किए, m1 v1 प्लस m2 u2 m1 v1, ठीक है, माइनस होगा ना यहाँ पे, माइनस, हाँ प्लस होगा, ठीक है, m1 v1 प्लस m2 v2, हम एक तरफ कर लिए सारा चीज को। ये जो हमारा निकला स्टूडेंट, क्या निकला, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। ये हमारा निकला चेंज इन मोमेंटम, जो कि हमारा ये हमारा कार ए के लिए हो जाएगा, ये हमारा कार बी के लिए हो जाएगा, ठीक है। कार ए के लिए, कार बी के लिए। इससे ये पता चलता है कि जब दोनों कार सेम एक्सेलरेशन और सेम फोर्स के साथ चलेगा तो दोनों इक्वल होगा, दोनों का मोमेंटम, और जैसे दोनों टकरा जाएगा तो ये हालत हो जाएगा। जैसे बुलेट देखते ना, बुलेट से बंदूक को छोड़ते हैं, तो एक चीज और समझिएगा थर्ड लॉ के लिए, कि जब हम बुलेट से छोड़ते हैं ना बंदूक को, तो क्या होता है, बुलेट तो आगे चल जाता है बट हमारा बंदूक ऐसे खचाक पीछे की ओर आता है। ऐसा कभी देखिए कि बंदूक से गोली निकाल रहे हैं तो ऐसे झोंक, जो ऐसे तो करते नहीं है किसी को, डायरेक्टली बंदूक चलाते तो पीछे की ओर खींचते। दैट मीन व्हाट, कि ये हमारा फोर्स पीछे की ओर लग रहा है और बुलेट आगे की ओर जा रहा है। मतलब क्या कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये हमारा पीछे, ये हमारा आगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा ऑपोजिट एंड इक्वल। जितना फोर्स से हम इसको दबाएंगे, इसका क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं हमको नहीं पता, उसका गट्टा दबाएंगे बंदूक गोली निकलने के लिए, उतना ही ज्यादा वो पीछे की ओर जाएगा। मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। तो ये आपका दिखा जाता है चेंज इन मोमेंटम। देखिए स्टूडेंट, जितना हम यहाँ पे प्रूफ किए उसको आप बहुत अच्छे से लिखिएगा और बहुत प्रॉपर वे में आप इसको अच्छे से करके आप कहिएगा मैम इतना छोटा है, छोटा नहीं है ये, आप इसको अच्छे से लिखिएगा। और एक चीज कह दी, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहाँ के बाद यहाँ तक आपका न्यूमेरिकल का पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ से न्यूमेरिकल, यहाँ से उतना नहीं पूछता है, यही सब पूछेगा आपका। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, आपसे अगर दे देगा एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा वो क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा।
मान के चलिए कोई बॉडी है, उसका मास कितना है, 5 kg है। कितना है, 5 kg है, ठीक है। और उसका चेंज इन मोमेंटम में कितना निकला, 0.2 kg, ठीक है। अब बात करते हैं इसका इनिशियल वेलोसिटी, मान के चलते कुछ नहीं है, इसका फाइनल वेलोसिटी हमको पता है कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। कोई ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, उसका मास 5 kg है, कुछ दूर आगे बढ़ता है तो उसका मास इतना हो जाता है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल हमको पता चल गया है। अगर आप है तितुलमारी, मेरा घर है तितुलमारी से, जब आप निकलना चाह रहे हैं तो आपका मास 5 किलो है, लेकिन आप अभी तक कुछ वेलोसिटी तय नहीं की हो, दैट मीन आपका u इक्वल टू 0। जैसे आप थोड़ा आगे जाते हो तो आपका मास इतना हो जाता है। आप लोग कंफ्यूज हो, मैम इतना कैसे हो गया, बट मैथ्स है ना, तो इतना हो जाता है। एंड भी हमारा क्या है, और कुछ ना कुछ आप डिस्टेंस तय किए, दैट मीन कुछ ना कुछ आप वेलोसिटी तय किए, तो उसके हिसाब से हमारा क्या हो गया, v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम फॉर्मूला का थोड़ा यूज कर दें, और यहाँ पे देखिए कैसे यूज क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे हम अभी क्या पढ़ाए थे आपको, कि यहाँ पे आप देखे थे ना, फोर्स को लेके, फोर्स इक्वल टू माइनस एफ। इसी को अगर हम रो के पी के ऊपर देख लिए, p इक्वल टू माइनस पी, तो दैट मीन व्हाट, चेंज इन फोर्स, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू जितना हमारा अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन में आ जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग क्या देखेंगे, देखिए कैसे, p इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा कैसे हम बना रहे हैं, p इक्वल टू माइनस पी लिखिएगा, ठीक है। आप इसको ये भी चीज लिख सकते हैं, p इक्वल टू माइनस पी ना लिख के p इंटू इनिशियल का p, मतलब इनिशियल मोमेंटम इंटू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इंटू फाइनल मोमेंटम, ये ज्यादा इजी रहेगा आपको समझने के लिए। इनिशियल मोमेंटम इंटू फाइनल मोमेंटम, दैट इज व्हाट, दैट इज स्टूडेंट, हमारा इनिशियल मोमेंटम कितना है, हमारा 0, फाइनल मोमेंटम कितना है, तो m इंटू भी, क्या नहीं हमारा, बताइए तो, मैम इतना है मैम, माइनस इतना है मैम, मैम मेरा वैल्यू कितना निकला, 0 इक्वल टू, अब वैल्यू रख दीजिए, छोटा m का वैल्यू 2, बड़ा में से छोटा घटाइएगा ना जी। आप पहले कुछ डिस्टेंस तय किए, हमेशा u माइनस v माइनस यू निकलता है ना, तो ये मेरा v है माइनस u, मतलब कुछ वेलोसिटी आप तय किए, पहले 0 था मैम, तो इतना ना निकलेगा मैम, 0.2 इंटू 2 हो गया, माइनस m कितना, 5 इंटू यू कितना है, 0 है ना स्टूडेंट्स, नहीं 0 का वैल्यू नहीं, 0 नहीं है, u है मेरा, u कुछ नहीं है, तो u का u ही रहने देंगे। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 0 इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू हमारा आएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा क्या, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। ये तो खत्म, ये तो हमारा 5u हो गया। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करके जो हमारा रिजल्टेंट निकलेगा, जो हमारा वैल्यू निकलेगा स्टूडेंट्स, वो वैल्यू क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा वैल्यू हो जाएगा, टोटल वैल्यू इस बॉडी का पता चल जाएगा आपका कि इसका इनिशियल वैल्यू कितना है। यहाँ से आपका u निकल जाएगा, क्योंकि बाकी सब चीज दिया हुआ है, u का वैल्यू अननोन है, तो आपका u यहाँ से निकल जाएगा। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ एंड द क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ज्यादा परेशान नहीं होना है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको एकदम प्रेशर में नहीं कोई काम करना है, बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से क्लासेस को कंप्लीट करना है। मुझे पता है कि आप लोग का क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है, आप लोग 11-12 टॉपिक देख के बहुत ज्यादा स्टूडेंट सिलेबस देखे, इधर ये 11 है, इस तरीके से बढ़ते गए, लास्ट में क्या हुआ, आप कट ऑफ मार्क्स देखिए, सेमेस्टर 1 का बहुत बच्चा क्रॉस कर गया। क्यों? क्योंकि वो इजी समझ के पढ़ते गया, रटते गया, 11-12 का टॉपिक लिखते गया, लास्ट में हो गया हालत खराब। तो इस वजह से स्टूडेंट कह रहे हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से क्लास कीजिए, प्रॉपर तरीके से समझिए कैसे क्या करना है, कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है, क्या ऐड करना है, क्या उसको रिमूव करना है, वो चीज को आपको समझना होगा, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपको सारा चीज को समझना। आप लोग मेरे उम्मीद करते हैं आप लोग इतना तो मैच्योर हैं कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, और आपसे सीनियर होने के नाते और बहुत एक्सपीरियंस होने के नाते कि किस तरीके से क्या करना आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीजें आप लोग देखिए, आपका कमेंट बताएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए कि नहीं। याद रहे, अगर आपका कमेंट और सब्सक्राइब आप लोग फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आप कमेंट करते हो कि मैम प्लीज गिव मी सेकेंड वीडियो, मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 का वीडियो दीजिए, तो आपको ठीक कल मॉर्निंग में 10 बजे तक वीडियो मिल जाएगा, और एक वीडियो आपको मिलेगा इवनिंग में 3 बजे तक, डिपेंड करता है आपके कमेंट पे। तो फ्रेंड्स प्लीज सपोर्ट मी एंड शेयर माय चैनल टू ऑल स्टूडेंट्स हु नीड्स IRC फिजिक्स, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।